यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट रिंग के बारे में सोचा था, लेकिन वो डिस्कशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कुलर रिंग कंसिडर कर लेते, फिर ये क्वेश्चन भी आएगा। वेट, सेपरेट फिर से एक बार क्वेश्चन लिख डालो आप, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं लास्ट क्लास। आप लोग के पास होना चाहिए मुझे लगता है नोटबुक में। शुभम, आपके पास है ये लास्ट क्लास क्वेश्चन, लास्ट पार्ट? यस सर, रिंग का। रिंग का तो एक बार हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, नोट डाउन कर। जिन लोगों ने नोट कर रखा है रिपीट नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको रिपीट करना होगा। चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on a ring of radius a. Derive an expression for the electric field at a point on the axis of the ring at a distance x from the center. यस सर। एक फिगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रेडियस a, axis of ring at a distance x from the center O. What is the electric field at this point? Point P. Radius is a. Total charge Q. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस रिंग। ये फिगर अटैच कर सकते क्वेश्चन से, कनेक्टेड फिगर, एक्स डिस्टेंस। यस सर। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एग्जाम्पल हो सकता है। सर्कमफ्रेंस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है आपने सॉल्यूशन पार्ट के लिए। इस पूरे रिंग पे एक सुटेबल एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा मुझे। सुटेबल एलिमेंट अगर इस रिंग को पीसेस में ब्रेक करें आप, स्मॉल पीसेस में, तो कोई एक स्मॉल सेगमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। चार्ज डी क्यू, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला है हमारे पास k mod dq by distance स्क्वायर।
इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे आपका चॉइस है, आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फिगर से क्लियरली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को भी दिखाना, तो हम यहाँ पर कुछ प्लान करके सेलेक्ट करते हैं इधर कहीं। ये रहा चार्ज डी क्यू। स्पेसिमेन सेलेक्ट करते हैं आप, चार्ज डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, रेडियस ए, at a distance x from the center. Point P and effect of this charge, effect of point charge at point P. Due to point charge, electric field intensity factor away from the charge if charge Q is positive, और charge को positive consider किया मैंने यहाँ पे, D vector. Magnitude of electric field intensity due to this charge at point P, D magnitude only. Copy करिए figure. The magnitude of the electric field intensity at point P due to the element shown in figure is Answer. 1/4 pi epsilon 0 mod dq. आप चाहे तो इसे स्टेप पे लिख सकते हैं, mod dq by distance square, distance of point P from point charge q, a square plus x square square root a square plus x square whole square. ये रहा डिस्टेंस एंड डिस्टेंस स्क्वायर. उसे आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू ओनली. जिसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओनली, मैग्नीट्यूड से फ्री करते हुए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ड्यू टू ऑल द चार्जेज ऑन द सर्कमफ्रेंस. अगर आपको इफेक्ट जानना तो हर एक डी फैक्टर के बारे में सोचेंगे. ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज एलिमेंट ओनली है. डिफरेंट पॉइंट पे आपने अगर एलिमेंट को सेलेक्ट किया होता तो डी फैक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा. हम यहाँ पे रिजॉल्व करने जा रहे हैं 2 पार्ट्स में. डी फैक्टर के 2 कंपोनेंट्स के बारे में सोचिए. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं आप इसे, जिसे यहाँ पे नाम दिया जाएगा DE पैरेलल टू द एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट को DE पैरेलल का नाम दिया है. नेक्स्ट, इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग DE परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्सिस. रिजॉल्व करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर कोई एंगल, ये थीटा एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं आप. एंगुलर पोजीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस, अगर ऐसा थीटा तो ये भी थीटा हो सकता है. और इसको मार्क कर दिया जा रहा है. इस तरह से मार्क करने का मतलब कि आप कंपोनेंट से वर्क करने वाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ वर्क करने जा रहा है. DE पैरेलल इक्वल टू DE cos थीटा, DE परपेंडिकुलर इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो DE परपेंडिकुलर दिख रहा है DE sin थीटा. और आपके पास ये रहा DE, सिंपल DE.
Clearly from figure, DE parallel is DE cos theta, DE perpendicular is DE sin theta. फिगर में आप दिखाएंगे इसे DE पैरेलल परपेंडिकुलर एंगल थीटा और यहाँ पे पॉइंट O. Yes, sir. Parallel to the axis, perpendicular to the axis component. अब आप सोच सकते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, जैसे DE पैरेलल फॉर फर्स्ट चार्ज, DE पैरेलल फॉर सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, इन सभी को इंटीग्रेशन के हेल्प से ऐड किया जा सकता है. इंटीग्रल ऑफ DE पैरेलल, पहले DE पैरेलल DE cos थीटा एंड DE cos थीटा को लिख रखा है हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा. ऐसा हो सकता है k dq बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा कुछ है, डिस्टेंस स्क्वायर, और ये रहा cos थीटा. इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं. इंटीग्रल DE पैरेलल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप लोग को सोचकर जवाब देना कि यहाँ पे फिगर को देखते हुए डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वेरिएबल कौन सा है. यहाँ पे फिगर में दिख रहा है मुझे जो भी चीज़, उसके हेल्प से थीटा, एक्स और क्यू. थीटा कांस्टेंट और वेरिएबल, फिगर देखते हुए बताइए मुझे. थीटा कांस्टेंट और वेरिएबल, और वो डिसाइड करना डिफरेंट पोजीशन पे एलिमेंट को कंसीडर करते हुए. Sir, variable, sir. Theta variable. थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा. आप देखिए tan थीटा लिखने जाओगे परपेंडिकुलर a बाई एक्स, कहीं भी आप लेंगे एलिमेंट को, आप कहीं भी लोगे तो ये x रहेगा और ये a के इक्वल रहेगा रेडियस. रिंग को थोड़ा इमेजिन करना आप 3D में, कभी कोई एक रिंग लेकर के और एक्सिस पे आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. आप खुद इमेजिन करो जरा 3D में रिंग के किसी पॉइंट को अगर हम P से ज्वाइन करते हैं, कोई सा भी पॉइंट को आप P से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल है इंक्लाइनेशन वो सेम होगा. ऐसा सोचो, कोन के बारे में सोचिए. कोन का ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पे आप अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका जो एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन होगा, थीटा वैल्यू सेम फॉर ऑल. सेम फॉर ऑल का मतलब है यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है. नेक्स्ट है एक्स वैल्यू, डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस. एलिमेंट हम कहीं भी ले ले, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी, वो एक्स ही रहेगा. सेम फॉर ऑल. एक्स कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो आपके लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाता है. कॉस थीटा कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट है. तो केवल बचता है इंटीग्रल. जैसे अगर कोई लिखना भी चाहे यहाँ पे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट, और ये रहा इंटीग्रल dq ओनली. अब इंटीग्रल dq कंप्लीट रिंग के लिए, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, आपको मिलेगा E पैरेलल, नेट E पैरेलल, टोटल चार्ज Q के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q लिख लेते हैं हम, Q डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर होगा cos थीटा. cos थीटा फिगर से लिख सकते हैं आप, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय दिस हाइपोटेनस. बेस इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर.
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 एक्सपोनेंट 3/2। ये ई पैरेलल है। ई पैरेलल को समझना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P component along axis, complete ring, contribution in electric field and component along axis only। आपने ई पैरेलल आंसर किया। अभी अब परपेंडिकुलर के ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया। कॉपी करिए सर। Done, sir. सर सर वो हाँ बोलिए। सर थीटा वो कांस्टेंट कैसे है सर, वो समझ नहीं। थीटा कांस्टेंट कैसे है? ऐसा कोई रिंग लो आप और ये रहा एक्सिस। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया था, इसे ऐसे ज्वाइन किया, ये थीटा लिखा। अगर हम कहीं और पॉइंट ले ले, यहाँ पे रिंग पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं और इसे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल थीटा ही होगा। अब ये बताना चाहते, कभी कौन कौन तो देखा है ना आपने, जैसे राइट यस सर। सर्कुलर कोन है तो कोन के कर्व सरफेस पे लाइंस ड्रॉ करो, आप ऐसा सोचो। तो इन सभी लाइंस का जो इंक्लाइनेशन होगा फ्रॉम एक्सिस वो सेम होगा। एग्री करते हैं? यस सर। सेमी वर्टेक्स एंगल तो सुना होगा आपने कोन के केस में, ऐसे कुछ। ये बताओ, यस सर, ये समझ एंगल और ये गया। एंगल सेम होता है या डिफरेंट होता है? ये दोनों सेम होगा। सेम सर। और ये क्या था, सरकमफ्रेंस। यहाँ पे अगर सर्कुलर बेस लेते तो 2 पॉइंट्स, चूंकि 3D का फिगर है और मुझे 2D में दिखाना पड़ रहा है, तो 2 पॉइंट से जब ज्वाइन किया पी को तो सेम दिखाई दे रहा है। आप इसको इमेजिन करो, अगर यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे, आप कहीं से भी ज्वाइन करेंगे तो एंगल जो आएगा, ये एंगल देखने में यहाँ पर प्लेन में लग रहा है डिफरेंट है, लेकिन 3D में देखोगे क्लियरली समझ में आएगा, थीटा वैल्यू सेम। यस सर। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये फिगर थोड़ा सा क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, हम दिखा पाते आपको फिजिकली 3D फिगर कोशिश करके। अभी एक और प्रॉब्लम फेस करना होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर अगर आप फोकस करिए तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अभी अभी जो कंपोनेंट देखा है डाउनवर्ड, लेकिन अगर मैंने एलिमेंट यहाँ पे लिया होता, जैसा कि अभी अभी रफ स्पेस में रफ फिगर में दिखाया था मैंने आपको, ये रहा डी वेक्टर। ड्यू टू दिस चार्ज अगर देखें तो डी वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। इस साइड किसी ने चार्ज डी क्यू लिया होता है यहाँ पे, तो फिर देखना ये होता डी वेक्टर। यहाँ से डी अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज डी, फिर इसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आप लेते, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे 2 पॉइंट चार्जेस को सेलेक्ट करते हैं, पैरेलल कंपोनेंट्स ऐड हो रहा होगा लेकिन ये कंपोनेंट कैंसिल होता हुआ दिखेगा। एक का परपेंडिकुलर टुवर्ड्स राइट है और दूसरे का परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स लेफ्ट। एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, कैंसल आउट करेगा 0। और रिंग आपका कंप्लीट है। रिंग कंप्लीट होने का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे कोई आप चार्ज लेंगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे कोई ना कोई चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज लोगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे भी चार्ज होगा।
तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो सभी कैंसल आउट होने वाले हैं यहाँ पे। ई परपेंडिकुलर वैल्यू 0 आएगा। आप इसे ऐसे समझो, किसी ने अगर इस फिगर को देखने के बारे में सोचा, अगर ऐसे कोई व्यू करे, यहां से जाके आईज को आप इधर प्लेस करिए, ऐसे सारा ई पैरेलल ऐसे दिखाई देगा, ई पैरेलल। लेकिन ई परपेंडिकुलर जब आप देखेंगे, तो अब हम फिगर में दिखा रहे हैं आपको ई परपेंडिकुलर दिखेगा कैसे। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे, डाउनवर्ड, अपवर्ड, फिर ऐसे दिखेगा आपको, अगर कोई ऐसे व्यू करता है तो। और सब कैंसिल करेगा, ये इसे कैंसिल कर रहा होता है, कैंसिल, क्योंकि कंप्लीट कंप्लीट रिंग है। और ये सभी ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, डी परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5 6। लेकिन कोई अगर इसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करके रिजल्ट तक पहुंचना चाहता, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। जैसे देखना, इसे कोई इंटीग्रेट करता है तो इस इंटीग्रेशन में ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा। अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते ई पैरेलल की तरह, ई परपेंडिकुलर के लिए, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पर a डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, नॉन जीरो वैल्यू आएगा। इंटीग्रेशन से आप जीरो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन अराइज होता कि जब डी पैरेलल को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, तो ई पैरेलल मिल जाता हमें। लेकिन अगर हम डी परपेंडिकुलर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखने में तो लग रहा है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इसका इंटीग्रल ई परपेंडिकुलर मिलना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। इसका एक्सप्लेनेशन, और ऐसा फिजिक्स में आगे भी आपको क्लास 12th में फेस करना होगा सिचुएशन। इंटीग्रेशन स्केलर समेशन होता है। स्केलर समेशन आप कंपोनेंट्स में ब्रेक किया करते हैं। जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो, तो उससे पहले आप जैसे डी ई एक्स, अब फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। डी ई एक्स का मतलब पता होगा आपको, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन या निगेटिव एक्स डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होता है। इस इंटीग्रल में अगर ये है तो प्लस, इसको आप माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी अलजेब्राइक सम। और इंटीग्रेशन से आपको मिल जाता है ई एक्स, ये मिल जाता है। ऐसा ही डी ई वाई, डी ई जेड, डी आप परफॉर्म किया करते हैं। इस केस में जो आप वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे डी ई वेक्टर, डी ई परपेंडिकुलर 1 इधर है कहीं, डी परपेंडिकुलर 2, डी परपेंडिकुलर 3, डी परपेंडिकुलर 4, ये सभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक लाइन के अलोंग प्लेस नहीं है। अगर ये आपका डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में प्लेस्ड हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस होना, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का वेक्टर सम, जब भी कभी इन दोनों का वेक्टर सम आप सोचेंगे, तो फिर ये एंगल थीटा भी रोल प्ले करेगा, यानी वेक्टर सम परफॉर्म करना होगा आपको। और वेक्टर सम परफॉर्म करने से मुझे 0 आंसर मिलेगा भी। डी परपेंडिकुलर, ये जितने भी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही लाइन के अलोंग प्लेस्ड नहीं है, ये समझ लेना आपको। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड है, और आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये नोटेशन कहता है स्केलर समेशन। स्केलर समेशन आपको एक रिजल्ट दे देगा, वो सभी को ऐड करेगा, इन सभी को ऐड करता चला जाएगा, जबकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी रोल प्ले करेगा, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। और यही रीजन है कि इसको हम लोग y भी नहीं लिख सकते। आप लोगों के मन में आया होगा कि इसको आप x लिख सकते थे, इसे आप y लिख सकते थे, फिर आपने पैरेलल परपेंडिकुलर क्यों लिखा। y नहीं लिख सकते, क्योंकि y एक्सिस का डायरेक्शन एक क्वेश्चन में, अगर एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अटैच कर देंगे, तो y डायरेक्शन फ्रीज कर जाएगा। जबकि यहाँ पर जो ये d परपेंडिकुलर है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड है। परपेंडिकुलर आप आराम से सोचो, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस इनफाइनाइट पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। परपेंडिकुलर लाइन, अगर किसी इस लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर दिखाना, इतने सारे, यहाँ पे मैंने 6 ऑप्शंस दिखा रखा है, फिर इनफाइनाइट ऑप्शंस बोला है मैंने आपको।
तो फ्रॉम सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम सिमेट्री ई परपेंडिकुलर इज जीरो। इंटीग्रेशन से रिजल्ट आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे कॉपी करना साथ में आपको। लिखिए फ्रॉम सिमेट्री ई परपेंडिकुलर इज जीरो। इतना कोई आपसे पूछेगा भी नहीं किसी एग्जाम में कि इंटीग्रेशन से क्यों नहीं आपने इसको जीरो प्रूफ किया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे आंसर जीरो नहीं आएगा टी परपेंडिकुलर, जबकि एक्चुअल में ये होगा जीरो। आपके पास ई पैरेलल है, ई परपेंडिकुलर है, नेट फील्ड फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट पी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड एट पॉइंट पी लिखने जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, two components, E parallel, E perpendicular, E parallel whole square किसी एक्सिस के अलॉन्ग, फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर नेट कंपोनेंट है आपके पास, 90 डिग्रीज पे प्लेस्ड है, इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेक्टर का, जीरो ई पैरेलल स्क्वायर प्लस जीरो होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड जैसा क्वांटिटी तो ई पैरेलल के इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इस प्रॉब्लम में, इस डिस्कशन में डायरेक्शन ई पैरेलल का डायरेक्शन मिला है मुझे अवे फ्रॉम सेंटर। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज क्यू फिगर में दिखा सकते हैं आप ऐसे, क्यू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। हम लोगों ने क्यू को पॉजिटिव एज्यूम करने के बाद ऐसा डायरेक्शन दिखाया था, और नेट फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है अलोंग एक्सिस अवे फ्रॉम सेंटर। फाइनली ई वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं 1/4πε0 QX divided by a square plus x square 3/2 exponent, direction away from the center, away from the center. Note, if q is positive, e vector मिला हमें away from the center, इसमें कोई मॉड नहीं लिखा गया, ध्यान रखना ये क्यू है, क्योंकि डायरेक्शन भी दिखा रखा है हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में। जब भी वेक्टर फॉर्म में आप ई लिखेंगे चार्ज विदाउट मॉडुलस होगा। खुद सोचो, यहाँ पर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर, चार्ज क्यू निगेटिव 3 माइक्रोकूलम विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम पुट किया आपने, तो नेगेटिव को इसके साथ अटैच करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर आएगा इफ क्यू इज पॉजिटिव। तो अब है नेक्स्ट, क्यू इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ द रिंग। आंसर 2 पॉइंट्स, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेंटर पे बता दो फील्ड का वैल्यू कैसा होगा, जैसे एग्जैक्टली एट पॉइंट ओ, at the center of the ring, x equal to 0,
अगर x का वैल्यू 0 पुट किया आपने, x इक्वल टू 0, यहाँ भी x इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O इज 0। और ये होगा, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का केस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट को रिटेन करना होगा, और रिजल्ट को रिटेन करने के लिए अलग से हम नोट करवाना चाहते हैं। ये डिस्कशन था, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है स्कूल एग्जाम, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर के साथ, जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है लास्ट में बहुत सारा हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट ईयर बोर्ड अपियर करना है। अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। हर एक चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको मिलेंगे मिनिमम, तो उन सबको अगर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस कर लिया तो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा काम हो जाएगा। एक अलग से नोट पॉइंट ये है प्रैक्टिस के लिए, जैसे मुझे रिजल्ट को रिटेन करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो फिगर के साथ हम दिखाएंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक्सिस, चार्ज क्यू। यहाँ पर मुझे कोई एलिमेंट भी नहीं दिखाना, डायरेक्ट इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस इज ए। अगर रेडियस ए है तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड का वैल्यू निकल कर आता जो वो दिखाना मुझे, नेट फील्ड एट दिस पॉइंट पी। और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट इफ चार्ज क्यू इज पॉजिटिव। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना जरूरी नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसका इंपॉर्टेंस है एक्स डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। के क्यू, या मॉड क्यू भी बोल सकते थे आप इसे, के मॉड क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे एक्स भी होता, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इस फॉर्मेट को रिटेन करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता ऑब्जेक्टिव। के लिए पता है आपको, वेयर के इज 1/4πε0। एक्स ए क्यू ई सब कुछ दिखा रखा है। क्यू पॉजिटिव अवे फ्रॉम ओ, क्यू नेगेटिव टुवर्ड्स ओ एट जनरल पॉइंट पी। कॉपी कर लीजिए सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज ऑल्सो 0। एक तो इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सारा रिजल्ट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए है। चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ऐसा नहीं कि ये केवल कंपटीशन के लिए यूजफुल है, बोर्ड एग्जाम में भी आपसे बोला जाएगा यहाँ से आर रेडियस का रिंग है, r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो। कंपटीशन बोर्ड दोनों के लिए ऐसा क्वेश्चन रिजर्व करता है। नहीं पता है तो सोचो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप वहाँ पे इस रिजल्ट को एस्टैब्लिश करें। नोट का फर्स्ट पॉइंट था जिसमें ई मैग्नीट्यूड जनरल पॉइंट के लिए देखा एट पॉइंट पी, ओ पे 0 हो जाता। सेकेंड पॉइंट में ग्राफ, ग्राफ बेस्ड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको सजेस्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी अभी जो आपने लिखा है उसका ग्राफ चाहिए मुझे। एक्स एक्सिस पॉइंट ओ, चार्ज क्यू, रेडियस ए,
ये केवल मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। और इस साइड डिस्टेंस, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस आप सोचते हैं, आर डिस्टेंस, लेफ्ट साइड भी ओनली डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस। ई का मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, ध्यान रखना आप, ई मैग्नीट्यूड। और ग्राफ चाहिए। यहाँ से एक्सिस पे कोई अवे फ्रॉम सेंटर मूव करना स्टार्ट करे और लार्ज डिस्टेंस पे चला जाता है, यानी इन्फानाइट डिस्टेंस पे। इन्फानाइट डिस्टेंस पे इस चार्ज क्यू का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लार्ज डिस्टेंस, इन्फानाइट डिस्टेंस का मतलब होगा यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर कि चार्ज क्यू का कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर ड्यू टू दिस चार्ज जीरो। तो इन्फानाइट डिस्टेंस पे आपको जीरो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड, सेंटर पे जीरो, फिर लेफ्ट साइड भी इन्फानाइट डिस्टेंस पे जीरो। तो इसका रफ स्केच ग्राफ दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ कर्व होता है, मैक्सिमा कर्व आपको दिखाई देगा। ये सब रिजल्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। कोई चाहे तो इसको एस्टैब्लिश कर सकता है। केवल ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ग्राफ बेस्ड डिस्कशन, वो 1 और 2 पेजेस का काम है। आपका जो नोटबुक है उसके हिसाब से 2 पेजेस, तब जाके हम लोग इन चीज़ों को दिखा पाएंगे क्लियरली। लेकिन आप ग्राफ डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। मैंने बताया आपको इन्फानाइट डिस्टेंस जीरो, यहाँ भी जीरो, इधर भी जीरो, लेकिन इन बिटवीन ये a/√2 डिस्टेंस आता है, a/√2। इस साइड भी आएगा नेगेटिव a/√2। अगर आप इसे एक्स एक्सिस ट्रीट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पोजीशन नेगेटिव, ये पोजीशन पॉजिटिव, और आप केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ई का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो आपको मिल सकता है टुवर्ड्स राइट भी और लेफ्ट भी एट ए डिस्टेंस a/√2। अगर ये a डिस्टेंस है तो a/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको। अगर आप ई मैक्स का वैल्यू जानना चाहते हैं तो ये रहा एक्सप्रेशन, इसमें जाकर x का वैल्यू पुट करिए a/√2, a/√2, यहाँ भी a/√2, आपको ई मैक्स मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। वो आता कितना है दिखा दे रहे हैं हम, q/4πε0 की जगह 6√3πε0 a स्क्वायर। ई मैक्स का वैल्यू है ये। इंपॉर्टेंस इसका है, बाकी चीज तो KQ/R² के फॉर्म में दिख रहा है मुझे, 6√3। ई का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जेई एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चन रिजर्व करता है कि ई मैक्स का वैल्यू बता दो। जेई मेन नीट के लिए रिजर्व करता है केवल इतना, ये वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। जेई मेन नीट में आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ई विल बी मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस a/√2। कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा आपने लास्ट ईयर बेसिक मैथमेटिक्स में, ई फंक्शन ऑफ एक्स है। ई का मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो, डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डी ई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव डी ई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी ई डी एक्स इक्वल टू जीरो। फिर आप सोल्यूशन में देखेंगे एक्स इक्वल टू a/√2, एक्स इक्वल टू -a/√2 मिलेगा। ई का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा दोनों पॉइंट पे। कॉपी करिए फिगर के साथ। डन सर।
Radius r, total charge q distributed uniformly over the circumference of the ring. What is the electric field at a distance r from the center? ये पॉइंट है और मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्यू पॉजिटिव होने से अवे फ्रॉम सेंटर, नेगेटिव होने से टुवर्ड सेंटर। ईपी ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। इतना पढ़ाई किया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कॉपी। डन सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के क्यू एक्स। क्यू का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। here x इक्वल टू r, कभी r/2 भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो x डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। बाकी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया q, कैपिटल Q a की जगह पे r रेडियस। therefore electric field intensity factor magnitude at point P QR r square plus r square 3/2। QR 4 pi epsilon 0 √2 r स्क्वायर 3/2। अब इससे समझना है 3/2 और साथ में √2 r भी है। √2 r नहीं बल्कि 2 r स्क्वायर। 2 r स्क्वायर 3/2। कॉपी। डन सर। सत्यम आपको व्हाइट बोर्ड अपियर हो रहा है? यस सर। सेकेंड हाफ के लिए आप हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ईपी QR बाई 4 pi epsilon 0 2 to the power 3/2 सेपरेट कर देते हैं। 2 to the power 3/2 का मतलब समझ में आता होगा 2√2। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 का एक्सपोनेंट 1, 2 का एक्सपोनेंट 1/2, 1 + 1/2 3/2। नेक्स्ट है r स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2, r स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2 r³। फाइनल आंसर r कैंसल आउट, q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0। 4 को लिख लेते हैं हम लोग अब फाइनल आंसर में 8√2 pi epsilon 0 r स्क्वायर q बाई 8√2 pi epsilon 0 r स्क्वायर। आंसर डन सर। E maximum possible value
तो बिना नोटबुक के हेल्प के बता सकते हैं आप ई मैक्सिमम वैल्यू Q बाई 6√3 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। और ये कब होगा? एट x इक्वल टू R/√2। जैसे कुछ पढ़ा उसको थोड़ा अप्लाई भी कर लिया। इस क्वेश्चन में अगर ई मैक्सिमम बोला जाता है मुझसे 6√3, ये फैक्टर इंपॉर्टेंस रखता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 6√3 लिखा था, पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर करेक्ट है। और ये मिलेगा x इक्वल टू R/√2 डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर। सपोज इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होता, रिंग है और इस पे चार्ज नेगेटिव, ये दिखाई दे रहा, चार्ज इज -Q, हो सकता है ऐसा। फिर यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एट ए डिस्टेंस x, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर दिखा दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लिख सकते हैं आप लोग खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रेडियस r, खुद से ट्राई करिए फिगर के साथ। ई मैग्नीट्यूड लिखना है आप सभी को। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, डिनोमिनेटर होगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2। न्यूमरेटर आप लोग बताएंगे मुझे। ऑप्शन दे रहे हैं हम, QX माइनस QX, कोई आंसर? -QX -Q QX माइनस QX, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड है तो आपको, वैसे हम इन जनरल बता दें अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो, चार्ज अपने मैग्नीट्यूड के साथ आएगा इन जनरल। वैसे ये स्टेप मुझे अलग से नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर दिखाना है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए ऐसा दिखाया गया है। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इस साइड भी आप चार्ज का मैग्नीट्यूड ले डालो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप सोचिए अगर -Q का मॉडुलस लिया है तो इससे तो फ्री कर देना चाहिए मुझे, QX होगा, ओनली QX, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। QX R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2, कॉपी। डन सर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन कॉपी कर रहा है। ए चार्ज ऑफ
4 into 10 to the power minus 9 coulomb is distributed uniformly over the circumference of a conducting ring of radius 0.3 meter. Calculate the field intensity मुझे ऐसा लिखना सही नहीं लग रहा, कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी। जब इतना लिखा जा रहा तो लिखना चाहिए था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन बुक में ऐसा क्वेश्चन है तो हम चाहते हैं कि आप भी उस हिसाब से प्रैक्टिस में रहे। कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस of the ring at 0.4 meter from its center. बेटर होगा at a distance of 0.4 meter from its center. Calculate the electric field intensity distance. सभी लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इतना पढ़ाई कर लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कॉपी करिए आप लोग। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। कॉपी करना। Done, sir. Semicircular ring, uniform charge distribution, total charge Q, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं आप। कंप्लीट होने से सेंटर, केबल पार्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस आर। इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, आपने जो पढ़ा अभी तक वो कंप्लीट रिंग का फॉर्मूला पढ़ा, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जब भी आप कोई न्यू सिचुएशन फेस करते हैं तो वापस बैक बेसिक मोड में जाना पड़ता। इसे पीसेस में ब्रेक करेंगे आप। रिंग को अगर फाइन पीसेस में ब्रेक करना पड़े आपको और किसी एक पीस को आप पिक करें तो वो आपको पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा।
जिसे फिजिक्स में एलिमेंट बोलते हैं आप। रिंग, सर्कुलर रिंग पे अगर एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो एक रेफरेंस लाइन चूज करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन की तरह कंसीडर करते हैं। थीटा डिस्क एंगुलर पोजीशन, थीटा एंगुलर पोजीशन पे जाकर आप डी क्यू चार्ज सेलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन थीटा एंगुलर पोजीशन विथ डी थीटा इंक्रीमेंट, विथ डी थीटा इंक्रीमेंट, ये होगा डी थीटा। और ये जो आपके पास रीजन ऑफ स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको कंसिडर कर लिया हम लोगों ने एलिमेंट। एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, क्वेश्चन अराइज होता है एलिमेंट का पोजीशन। थीटा एंगल पे आपने जो पोजीशन ऑब्जर्व किया यही होगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि डी थीटा मेजरेबल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, डी थीटा मेजरेबल भी नहीं है। तो ये कंप्लीट जो एलिमेंट है उसका लोकेशन होगा एट एंगुलर पोजीशन थीटा। चार्ज डी क्यू, चार्ज डी क्यू और यहाँ पे लोकेटेड है, इस चीज को नहीं भूलना आपको। अगर ये चार्ज डी क्यू है तो ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ अवे फ्रॉम चार्ज, टू लाइन्स है आपके पास, लाइन 1 लाइन 2। देखना लाइन 1 को आपको कंटिन्यू करना होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप ड्रॉ कर देते। ये पोजीशन ऑफ चार्ज डी क्यू है। अगर सही से देखें तो मुझे लगता है इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर देता है। यहाँ पे चार्ज डी क्यू दिखाते हैं हम। ये है पोजीशन ऑफ चार्ज डी क्यू जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पर्टिकुलर रीजन में, डीई। लेकिन डी ड्यू टू दिस, फिर दूसरा अगर कहीं किसी ने यहाँ पे एलिमेंट लिया होता तो अब इस लाइन को कंटिन्यू कर रहे होते, डी इधर लिया होता तो डी वेक्टर अवे फ्रॉम चार्ज ऐसा कुछ मिला होता। और इन सबको ऐड करना है, वेक्टर्स हम परफॉर्म करना है। लेकिन इंटीग्रेशन के हेल्प से अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन स्केलर समेशन होगा, इसलिए इसे रिजॉल्व करना होता है कंपोनेंट्स में। एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसे हम रिजॉल्व कर डालेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये डी है और एंगल थीटा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप डेरिवेशन बोलो या प्रॉब्लम बोलो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है स्कूल एग्जाम वाले लोग। जैसे इससे पहले जो डिस्कस किया वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देना चाहते हैं तो सेमी सर्कुलर रिंग और सेंटर का क्वेश्चन दे देते हैं, सेंटर ओ। कॉपी करिए फिगर। डन सर। डी फैक्टर दिखाया, लेकिन हम पहले मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the magnitude of the electric field intensity at the center of curvature at the center of curvature due to the element shown in figure, due to the element shown in figure is d, which is equal to k के फॉर्म में लिखा जा सकता है k डी क्यू मॉडुलस, तो जिसे हम डी क्यू लिख रहे हैं यहाँ पे,
के डी क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये रहा डी। फिर से अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो किसी के मन में आ सकता है कि इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आपने इसे इंटीग्रेट किया तो फील आएगा कि मुझे ई मिल जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ई प्लस सी बोल सकते हैं आप। इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज वाई प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डी एक्स इंटीग्रल इज एक्स प्लस सी, तो वैसे फील होगा डी इंटीग्रल इज ई। लेकिन ध्यान रखना क्लास 12th में ये बार बार आपको फेस करना पड़ता है। ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, लेकिन इसके इंटीग्रल से हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कि जितने भी डी कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी एक ही लाइन के अलोंग प्लेस्ड है भी या नहीं। एक कॉमन लाइन के अलोंग प्लेस्ड है तो फिर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, एक कॉमन लाइन के अलोंग वेक्टर्स प्लेस नहीं है। एलिमेंट आपने अगर यहाँ पे लिया होता कहीं तो देखना डी वेक्टर किसी और लाइन के अलोंग प्लेस्ड होता। किसी और लाइन के अलोंग प्लेस्ड होने का मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो वो एरर के साथ आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर टू वेक्टर्स पॉइंटेड हो और ऐड करना चाहते हैं तो वेक्टर सम का रूल फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसे टू पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब है एक हो गया ये कंपोनेंट आपके पास और दूसरा कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे चाहें तो एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसे हम x कंपोनेंट का नाम देंगे। x कंपोनेंट यहाँ पर सर्च कर लेंगे, y कंपोनेंट सर्च करेंगे। DEX, अगर आप DEX लिख लेते तो DEX का मतलब है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। दिखाओ आप इसे, फिगर में जो चेंज किया है उसको नोट कर लीजिए। Done, sir. k बाई आर स्क्वायर डी क्यू को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं हम लोग। डी इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर डी क्यू। चार्ज डी क्यू, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। इस रीजन में कितना चार्ज अवेलेबल है, लास्ट क्लास प्रैक्टिस भी किया आपने। टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेमी सर्कुलर रिंग, टोटल चार्ज क्यू, टोटल लेंथ पाई आर, तो क्यू बाई पाई आर इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज क्यू बाई पाई आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ चार्ज, देन इस पार्ट का लेंथ अगर चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा लो, ये लेंथ आएगा आर डी थीटा। लास्ट क्लास आपने प्रैक्टिस किया। अगर ये रेडियस आर है, रेडियस आर, रेडियस आर, तो ये लेंथ आता है आर्क लेंथ आर डी थीटा। यूनिट लेंथ चार्ज देन आर डी थीटा लेंथ चार्ज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। चार्ज देखना होगा कौन सा चार्ज है इस क्वेश्चन में, कैपिटल क्यू, तो मुझे भी कैपिटल क्यू लिखना होगा। कैपिटल क्यू चार्ज क्यू बाई पाई टाइम्स डी थीटा। इंटीग्रेशन तो आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आना। ज़्यादा कुछ मत सोचो, क्लास 12th में बहुत सारा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा जिसे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले कंपोनेंट के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करेंगे। डी को नहीं बल्कि डी एक्स डी वाई डी जेड को इंटीग्रेट करते, तो पहले डी एक्स लिखना होगा मुझे। रिजॉल्व किया है, ये रहा डी कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन, डी कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन, यह डी एक्स डी वाई वाई डायरेक्शन में
यहाँ पर ये y एक्सिस का ला सकता है, कहीं भी कोई पॉइंट सेलेक्ट करो तो एक y कंपोनेंट होगा, अदर इन पॉजिटिव y डायरेक्शन और नेगेटिव y डायरेक्शन कंपोनेंट मिलेगा। यह d sin थीटा कंपोनेंट, d sin थीटा कंपोनेंट विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, करेक्ट रिजल्ट आएगा सही सही अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया तो, dx dy। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करने के बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो आंसर आएगा 0। आप लोग को बताना है कौन सा कंपोनेंट 0 आने वाला। इस फिगर को देख के प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेशन से भी 0 आएगा। dx इंटीग्रल 0 और dy इंटीग्रल 0 प्रेडिक्ट करना है आपको। So dx integral 0. तो dx करेक्ट आंसर है। आप इसका एक पेयर सर्च करिए, यहाँ से इधर कहीं कोई अगर एलिमेंट रहा होता और उसका कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, फिर 2 कंपोनेंट्स, तो आप देखेंगे x कंपोनेंट कैंसिल होगा और y कंपोनेंट ऐड होता जा रहा होता है। तो जिसके लिए आपको फील हो जाता है सही सही कंफर्म अगर फील हो जाए तो आप उसे आराम से लिख के निकल सकते हैं, इतना अलाउड है। बाई सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सिमेट्री, सिमेट्री का बेनिफिट मिला है ex 0, इंटीग्रेशन से भी इसे 0 प्रूफ किया जा सकता है। इसे इंटीग्रेट करेंगे सही से लिमिट्स के साथ, रिजल्ट 0। dy इक्वल टू नेगेटिव इतना सारा कुछ और फिर साइन थीटा नेगेटिव साइन के साथ, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। डी थीटा भी है और साइन थीटा भी होगा, साइन थीटा डी थीटा। कॉपी नहीं करना, वेट करेंगे ये डी वाई कॉम्पोनेंट। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते, डी ई वाई के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, कांस्टेंट फिक्स्ड पार्ट पाई आर स्क्वायर। इस केस में थीटा वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए थीटा डिफरेंट, इसलिए थीटा वेरिएबल। इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, थीटा का लिमिट, ये रेफरेंस लाइन, इस इन पे थीटा इक्वल टू 0, नॉन जीरो थीटा, नॉन जीरो थीटा, दूसरे इन पे जाओ थीटा इक्वल टू पाई रेडियन, थीटा 0 थीटा पाई, थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू पाई रेडियन। इससे मिल जाता है आपको ई वाई कॉम्पोनेंट, नेगेटिव के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रल कोसाइन, साइन का इंटीग्रल कोसाइन, लेकिन रिजल्ट अगर सी से स्टार्ट होता हो तो यह नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉस पाई, अपर लिमिट थीटा इक्वल टू पाई, लोअर लिमिट थीटा इक्वल टू 0, के क्यूब बाई पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई रेडियन का वैल्यू पता होना चाहिए आप सभी को, -1 cos 0 1, कॉपी।
डन सर। EY नेगेटिव आ रहा होता है और उसको लेके परेशान नहीं होना है। EY नेगेटिव का मतलब है y के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट। EY k का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं नेगेटिव 1/4πε0 q बाई पाई आर स्क्वायर, और ये 2 है, -2 पाई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर, q डिवाइडेड बाई 2, 4 दिख रहा है, ये न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 4, 2 पाई स्क्वायर ε0 r स्क्वायर EY, और EX फ्रॉम सिमेट्री आपने पहले ही 0 बोल रखा है, तो नेट फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू नेट फील्ड एट द सेंटर O इक्वल टू EX स्क्वायर EY स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये 0 और स्क्वायर रूट। फाइनली नेगेटिव साइन से भी फ्री हो जाएगा और रिजल्ट आएगा q बाई 2 पाई स्क्वायर ε0 r स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ε0 r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखा सकते हैं आप फिगर में जो दिख रहा है। डन सर। क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, एक्स्ट्रा पार्ट दिखा रहे हैं DEX नेगेटिव DE cos थीटा, ऐसा रहा होगा DEX इंटीग्रल नेगेटिव KQ बाई पाई आर स्क्वायर KQ बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा cos थीटा डी थीटा इंटीग्रल थीटा 0 थीटा पाई रेडियन, therefore EX equal to negative KQ by pi r square cos theta d theta 0 to pi, negative KQ by pi r square sin pi minus sin 0, sin pi radian 0 sin 0 0, this is 0। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो इससे दिखाने का कोई जरूरत नहीं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया। DEX आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिमेट्री 0, और कर लिया तो वहीं पे आगे बढ़ जाना का। कॉपी कर लेना था इसे। डन सर। होमवर्क क्वेश्चन कॉपी करेंगे आप।
A rod of length L has a total charge capital Q. Distributed uniformly along its length. Distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. What is the magnitude of the electric field? What is the magnitude of the electric field? At the center of curvature? At the center of curvature of the semicircle. What is the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle? 4 options. And options are 0, 4 pi epsilon 0, L square, 4 epsilon 0, L square, 2 epsilon 0, L square. इसे सॉल्व करना है, लेकिन इस रिजल्ट के हेल्प से नहीं। ऐसा नहीं कि आप जाके इसमें रिजल्ट पुट कर देना, इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। अगर करना है तो फिर रिटेन भी करना होगा। इस रिजल्ट को कोई रिटेन नहीं रखता। Q by 2 pi स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर पे। पहले आप इसको डिराइव करके देखना, फिर हम इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट की कैटेगरी में डाल सकते। एक ऐसा रिजल्ट जिसको कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम हॉल में जाने से वे एक वीक पहले 10-15 डेज पहले आप ऐसे रिजल्ट को भी रिटेन कर लेते, तो कभी कभी टाइम सेविंग हो जाता आपके लिए। लेकिन ये कोई जनरल रिजल्ट नहीं। फिर भी हम नोट में से दिखा देते आगे चल के। नोट, सेमी सर्कुलर रिंग, स्पेशली नीट वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता और 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं लोग ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, और जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड Q by 2 पाई स्क्वायर जैसा कुछ आया होगा। Q by 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। आप इस रिजल्ट को यूज करके ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बेटर है,
क्योंकि जब रिजल्ट बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा एफर्ट रिक्वायर्ड है, आपको एफर्ट डालना होगा आंसर तक पहुंचने के लिए। इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं। अलाउ कर दिया आपको, टोटल चार्ज क्यू, रेडियस आर। क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, सेंटर पे सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस आर, क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट आप फोकस करेंगे वो ये पार्ट, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर में प्रॉब्लम ये पार्ट में आता है, 2 पाई स्क्वायर। डन सर। वेट, आर रेडियस, आर रेडियस, चार्ज प्लस क्यू एंड चार्ज माइनस क्यू। मिड पॉइंट पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर मैग्नीट्यूड ड्यू टू द टू रिंग्स ए, सेंटर ए, बी। इसे ओ का नाम दे दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ओ। कॉपी करिए क्वेश्चन फॉर्मेट में। डन सर। इजी क्वेश्चन है अगर पढ़ लिया सही से तो। एक्सिस के किसी पॉइंट पे ड्यू टू फर्स्ट अवे फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम सेंटर, ड्यू टू सेकेंड टुवर्ड्स सेंटर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। एट पॉइंट ओ ये टू वेक्टर्स हम दिखा रहा है, डायरेक्ट लिखना चाहते ई ओ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसका लेकिन फॉर्मूला कैसा होता था, 1/4πε0 मॉड क्यू बाई मॉड क्यू एक्स। मॉड क्यू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एक्स इज आर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस प्लस ऐड होगा सेकेंड के लिए 1/4πε0। यहाँ पे मॉड माइनस क्यू आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2 टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, दोनों का ऐड किया। ये भी क्यू, ये भी क्यू, इफेक्टिवली 2 टाइम्स क्यू बाई क्यू आर बाई 4πε0। क्यू आर 2 टाइम्स बाई 4πε0 और ये रहा डिनोमिनेटर
तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 2 to the power 3/2 का मतलब क्या होता है? 2√2 2 to the power 3/2 2√2 r² r³। इस केस में ये 2 कैंसल, r भी कैंसिल, तो q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई 4√2 पाई एप्सिलॉन 0 r², q बाई 4√2 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई 4√2 पाई एप्सिलॉन 0 r²। आंसर। कॉपी कर लेना था इसे। डन सर। जब आप ऑफलाइन क्लास के लिए आएंगे तो आज जो डेरिवेशंस कराया मैंने, सेमी सर्कुलर रिंग और एक कंप्लीट रिंग, इन दोनों में से कोई एक कंफर्म हमारे टेस्ट में रहेगा। 12th क्लास में जब ऑफलाइन मोड में आप आएंगे तो कंडक्ट होगा टेस्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरा बस यही करना है, चैप्टर के साथ आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बाद में वो आपके लिए बर्डन होगा। चैप्टर के साथ इजी फील होता। आज के लिए इतना ही। आज सैटरडे है, नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे इवनिंग। क्लास का शेड्यूल एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास, फिर से एक बार हम बता देना चाहते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 PM to 8:30 ये रेगुलर क्लास है। कभी कभी इसमें कुछ चेंज हो सकता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन ये आपका रेगुलर क्लास शेड्यूल। ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन बोल दिया मैंने, ऑनलाइन। किसी को कुछ पूछना है? मीटिंग को इन किया जा रहा।